हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 17 क्लास 8 का। तो पहला जो क्वेश्चन तुम लोगों का दिमाग में आया कि सर आप ये वाले ग्लव्स क्यों पहने हो? तो बेटा देखो, पहला तो बात जो है बहुत ठंड था। दूसरी जो बात है, हम वुलन ग्लव्स पहन के जब लिख रहे थे तो फिर दिक्कत हो रहा था, तो स्लिपरी हो रहा था। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल ग्लव पहन लिया। ये एक्सपेरिमेंटल ग्लव्स जो है पहनने से क्या हो जाता है ना, ये इजी टू हैंडल होता है। मतलब पेन इजीली पकड़ सकते हैं, इजीली कुछ हटा सकते हैं। मतलब ये एकदम ऐसा रहता है, ज्यादा स्लिपरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ये ऐसा भी नहीं है, चिपकू भी नहीं है ना, मतलब चिपक जाता है ऐसा भी नहीं है, रबर है। तो फिर ये इजी टू हैंडल होता है, इसलिए बेटा। तो चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सिलेबस पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 17। तो पहला तो बात जो है इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है, इंट्रोडक्शन यूट्यूब में अपलोडेड है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हो पहले जी ही ये एक्सरसाइज करना चाहते हो, लेकिन पहले एक्सरसाइज नहीं करना है। पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है वो अच्छे से समझना जरूरी है। क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया, इस चैप्टर में क्या क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या क्या है, क्या क्या आप लोगों को करने को मिलेगा, क्या क्या करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, मतलब स्पेशली मैंने क्या बताया, कंसेप्ट। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो होता है मेरे चैनल में। तुम लोगों को पता ही है कि हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हम देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हम लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर में, है ना? इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर में। चलो फिर अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो इंट्रो वीडियो जरूर देखे हो, यही मान के हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कुछ चीजें जो है समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा पहला जो काम तुमको करना है वो है इंट्रोडक्शन वीडियो तुमको चेक करना है। इंट्रोडक्शन वीडियो जो है पूरा का पूरा अच्छे से समझना है, फिर जाके यहाँ पे आना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत एक मतलब हम डायग्राम में माहिर है, तुम लोगों को पता है, तो उसी डायग्राम को याद रखना है। तो फिर कुछ नहीं है, तो उसको याद रखो, और याद अगर रखोगे तो कंसेप्ट इजीली क्लियर होते रहेगा, है ना? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज का पहला जो है, ये पहला तुम्हारा बुक के साथ मेरा बुक का जो ये फोटोज है, पहले चेक कर लो कि क्वेश्चन सेम है कि नहीं। अगर क्वेश्चन सेम नहीं है तो कंसेप्ट को चेक कर लो कि कंसेप्ट सेम है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट बुक यूज करते हैं। हम सेलिना कॉन्साइज वाला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यही क्वेश्चन है मेरा बुक में, तुम लोग का बुक में भी शायद यही वाला क्वेश्चन मिलेगा, है ना? तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो चेक करके यहाँ पे आओ, पहले यहाँ पे मत आओ, ठीक है ना? पहला ये वाला वीडियो मत चेक करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, बताया गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम हम लोग जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? एक पैरेललोग्राम। तो फिर ABCD ऐसे नेमिंग कर दो, ABCD मैंने नेमिंग कर दिया, ये बेटा C है, ठीक है ना? अब देखो बताया कि एंगल A जो है 3 टाइम्स B है, तो फिर B को X ले लो। क्या लेंगे? B को X लेंगे, तो फिर A एंगल क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, है ना? बताया क्या गया है, एंगल A दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B। तो एंगल B को अगर x ले लेंगे तो फिर A क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x। तो 3 टाइम्स x मतलब 3x। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, B को x ले लिया तो फिर A हो गया 3x। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो बताया कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो एंगल्स ढूंढ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, तो एंगल्स ढूंढ लेते हैं। एंगल्स का मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम है, इसका पता है ना? ये पैरेललोग्राम अगर मान लो कि एक पैरेललोग्राम ऐसा है, इसका ये वाला साइड, ये वाला साइड, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है। मतलब एंगल्स जो है ये इक्वल होता है, ठीक है ना? मतलब ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है। एंड ये जो एडजेसेंट एंगल है, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल सम करो तो 180 होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब हम अगर यहाँ पे बताए, इसी वाले डायग्राम में अगर बताए तो फिर कैसे होगा, देखो चेक करो। एंगल A प्लस एंगल B दैट इज इक्वल्स टू 180। बात समझ में आ रहा है? मतलब जो साइड बाय साइड एंगल है वो कितना हो जाता है? 180 होता है। तो एंगल A का वैल्यू मेरे पास गिवन है 3x, एंगल B का है x, तो फिर यहाँ पे 180 कर दो, तो फिर 4x इक्वल्स टू 180, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो। 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू 45। जो बच्चे का दिमाग में ये आ रहा है कि सर आपने साइड बाय साइड कैंसिल आउट कैसे कर रहे हो, तो बेटा मेरे से तुम लीनियर इक्वेशन नहीं कियो। लीनियर इक्वेशन जाके चेक करो, मैंने बताया बहुत सारे इजी स्टेप्स मैंने बताया है, तो फिर वहां से पता चल जाएगा
जाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों ऐसा हो सकता है, कंडीशन है ये होने का कुछ तो पता चल जाएगा। तो और जो स्टूडेंट्स का ये पता नहीं चल रहा तो बेटा तुम लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन से x निकाल लो, तो फिर तुम लोग के लिए इजी होगा। अब देखो x इक्वल्स टू 45 है, तो 45 x का वैल्यू आ गया, तो फिर ऑटोमेटिकली एंगल B विल बी 45, तो फिर एंगल A कितना हो जाएगा 3 इंटू 45 करो, A निकाल लो। तो फिर यहाँ पे और मैंने बताया था कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू वैल्यूज जो है यही वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। और मैंने क्या बताया B और D जो है सेम है, तो फिर एंगल B इक्वल टू एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों 45 डिग्री है, तो जितना सारा एंगल्स मेरे को चाहिए था वो वाला एंगल मेरे को मिल गया। यहां तक क्वेश्चन खत्म, सॉल्व्ड है। अब क्या बताया कि इफ द पैरेललोग्राम इफ AB जो है ये 5x माइनस 7, मतलब AB का जो वैल्यू है ये बताया गया है कि 5x माइनस 7 एंड जो है CD का जो वैल्यू है ये 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। अब देखो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एक कंसेप्ट जो है वो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे, तो फिर 3x प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7। अब यहां से x का वैल्यू सॉल्व कर लो, x यहाँ पे 3x माइनस 5x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 7, ये वाले 7 उधर गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से लेके 7 तो x इक्वल्स टू 7, तो x का वैल्यू 7 आ गया। जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर आपने 5x को लेफ्ट साइड लिया है और अगर ये 3x को राइट साइड लेके जाते तो क्या कुछ अलग होता, बेटा तुम करके देखो, आंसर अगर सिमिलर आता है तो फिर तुम्हारा करेक्ट है, और अगर करेक्ट नहीं होता है तो फिर तुम्हारा एंड में कुछ गलती है, क्योंकि मेरा एंड में तो कोई भी टाइप का गलतियां दिख नहीं रहा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? कोई भी टाइप का गलतियां दिख नहीं रहा। ठीक है, तो फिर अगर ये यहाँ पे हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तुमको करना क्या है, तुमको सिंपल सा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे चेक करो मेरा कोई गलतियां दिख नहीं रहा कि दिख रहा है। अब बेटा मैंने क्वेश्चन कॉपी रॉन्ग किया था, है ना, इक्वेशन में कोई भी टाइप का गलती नहीं है लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया था। तो फिर यहाँ पे क्या है देखो, AB का वैल्यू जो था 5x माइनस 7 था, AB का वैल्यू जो है 5x माइनस 7 था, बट CD का वैल्यू जो है ये 3x प्लस 1 है, मैंने 3x प्लस 7 लिख दिया था, ये 3x प्लस 1 है। पहला वाला क्वेश्चन में हम गलतियां कर रहे हैं ताकि तुम लोग को पता चले, ऐसा तो तुम लोग को पता ही है हम गलतियां करते रहते हैं, ताकि तुम लोग का ध्यान किधर है वो देखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तुम लोग का ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान इधर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -8 हो गया, यहाँ पे -2x, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से लेके 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या ढूंढना था कि फाइंड द लेंथ ऑफ CD, तो CD का वैल्यू ढूंढना था, तो फिर CD इक्वल टू क्या था 3x प्लस 1, तो यहाँ पे 3 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस 1, तो फिर 12 प्लस 1 हो जाएगा 13। बात समझ में आ रहा है? तो फिर ये हो गया 13 CD का वैल्यू। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 पार्ट था, मैंने 2 इंक से दोनों पार्ट को सॉल्व किया है। शायद तुम लोगों को पता चल गया है, तुम लोगों को समझ में आ गया है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, मेरा गलतियां तुम लोगों को पकड़ना है, अगर मेरा गलतियां पकड़ लेते हो तो फिर ये क्या हो जाता है, मेरा गलती अगर तुम लोग पकड़ लेते हो तो फिर तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है ये पता चल जाता है। ठीक है ना, तो मेरा गलतियां तुम लोगों को पकड़ना है, जब भी हम गलतियां करेंगे तुम पकड़ लो। ठीक है ना, चलो फिर यहाँ पे आ जाओ 2। तो यहाँ पे क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, पैरेललोग्राम PQRS, जब भी पैरेललोग्राम का बातें करेगा तब भी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, PQRS ऐसे लिखेंगे। अगर तुम्हारा दिमाग में ये हो रहा है कि सर हम ऊपर से लिखेंगे PQRS, तो बेटा लिख लो, बेटा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा कॉपी, तुम्हारा पेन, तुम क्या लिखोगे तुम जानो। चलो आगे चलो। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल Q का वैल्यू गिवन है, तो एंगल Q का वैल्यू गिवन है 4x माइनस 5, तो 4x माइनस 5। अब जो है देखो एंगल S जो गिवन है, एंगल S जो गिवन है ये है 3x प्लस 10, तो 3x प्लस 10। अब जो है कैलकुलेट QNR, तो कैलकुलेट QNR तो मतलब क्या करना है, मैंने बताया था कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो फिर 3x प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5। अब गलत नहीं लिखा है तो चेक कर लो, दैट इज इक्वल्स टू -5 माइनस 10, तो यहाँ पे -x दैट इज इक्वल्स टू -15, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू आ गया 15, तो फिर निकाल लो दोनों को, 3x प्लस 10 दैट मीन्स 3 इंटू 15 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 10 55। एक और क्या है 4x माइनस 5,
तो 4 इंटू 15 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 60 माइनस 5 55। तो दोनों इक्वल आया, मैंने बताया था ना कि दोनों इक्वल आएगा। चलो लेकिन अब देखो मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा देखो Q एंड S गिवन था। क्या क्या गिवन था? Q एंड S गिवन था, लेकिन आंसर में चाहिए Q एंड R। तो मैंने Q निकाल लिया। मैंने क्या निकाल लिया? Q निकाल लिया। दैट मीन्स ये जो है एंगल Q, ये आंसर चाहिए। ये आंसर चाहिए ही नहीं था, तो इसीलिए तुम लोग ये आंसर को मत निकालना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में चाहिए उसी को निकालो। अब देखो क्या बताया गया है। बताया गया है कि एंगल Q निकल गया, एंगल R ढूंढना है। तो फिर मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है, एंगल R मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है। तो और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, हम लोग को पता है ना कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 होता है। मतलब एंगल R प्लस एंगल Q दैट इज इक्वल्स टू 180। कोई भी दो एडजेसेंट साइड का सम 180 होता है पैरेललोग्राम में। तो फिर एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 180। एंगल Q जो है 55 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल R प्लस एंगल, तो फिर एंगल R कितना हो जाएगा 180 माइनस 55। बनाओ आंसर, खुद निकाल के बुक का आंसर चेक कर लो। चलो फिर मजा आया ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। चलो फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है। इन रोम्बस ABCD एंगल A इज 74 एंड फाइंड B एंड C। तो फिर एक रोम्बस ऐसा करके ड्रॉ करो। हम डायग्राम में माहिर है, तो फिर मान लो कि ये एक रोम्बस है। तो फिर यहाँ पे ABCD ऐसा करके नेमिंग कर दो। अब जो है एंगल A जो है ये 74 है। तो मैंने क्या कहा था, ऑपोजिट साइड्स आर मतलब ऑपोजिट एंगल्स जो है ये इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। क्या रोम्बस में भी वही सेम होता है? ऑब्वियसली, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल का ही कंसेप्ट ये है कि क्वाड्रिलैटरल का एडजेसेंट एंगल्स का सम करो तो 180 होता है, और फिर ऑपोजिट साइड मतलब ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होता है। ये क्वाड्रिलैटरल का फैक्टर है बेटा, तो सारे में लग जाएगा। तो यहाँ पे एंगल A 74 है, यहाँ पे एंगल C चाहिए था, तो डायरेक्टली C का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 74 डिग्री, बिकॉज एंगल A इक्वल्स टू एंगल C दैट इज इक्वल्स टू 74 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है कि एंगल B भी फाइंड करना है। तो एंगल B फाइंड करना है, तो बात वही का वही है, एडजेसेंट है। तो फिर एंगल A प्लस एंगल B दैट इज इक्वल्स टू 180। तो फिर एंगल B का वैल्यू नहीं पता, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल A को राइट साइड भेज दिया। अब 180 माइनस एंगल A 74, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकालो, चेक कर लो, ठीक है ना। तो B एन से निकल गया, पहले C निकल गया, अब B निकल गया। यहाँ पे एंगल B है, जब लिखोगे यहाँ पे और लिखते चलना। अब चलो ये जो है 3 पार्ट 1, 3 पार्ट 2 तुम लोग खुद बना सकते हो। देखो 3 पार्ट 2 खुद बना सकते हो। क्या बताया कि AD इज 7.5, रोम्बस ABCD के अंदर ही बताया है। रोम्बस ABCD के अंदर ही बताया है। देखो AD जो है ये वाले वैल्यू बता दिया है, AD जो है 7.5 है। अब चाहिए BC एंड CD। अरे बेटा ये रोम्बस है, और रोम्बस का कंसेप्ट में हम लोगों को पता है कि रोम्बस का चारों का चार साइड इक्वल होता है। तो एक साइड अगर 7.5 है तो BC CD चारों का चारों साइड ही 7.5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू DC इक्वल टू BC इक्वल टू AB सिंस इट इज अ रोम्बस। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5 BC एंड CD। तो फिर BC दैट इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर लिखना है, नहीं तो मार्क्स खत्म। बात समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे चलते हैं, 4 पार्ट 1 करते हैं। देखो क्या बताया, ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना। 4 पार्ट 1, तो स्क्वायर का मजा तो कुछ अलग टाइप का है। ये है स्क्वायर, चारों का चारों साइड सेम होता है, PQRS लिख लेंगे। अब क्या बताया, PQ जो है 3x माइनस 7 एंड QR जो है ये है x प्लस 3। मेरे को पता है स्क्वायर है, चार साइड सेम है, तो 3x माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 3। यहाँ पे क्या करेंगे 3x माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7। यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 2x, आया 5x का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कर लिया। लीनियर इक्वेशन हम फटाफट सॉल्व कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन पता है ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, x का वैल्यू है 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस 7 दैट मीन्स 3 इंटू 5 माइनस 7, 15 माइनस 7। कैलकुलेशन तुम लोग बनाओ। अब यहाँ पे जो है RQ कितना है
x प्लस 3 डेट मीन्स 5 प्लस 3 जो है 8 हो जाएगा। अरे 5 प्लस 3 दैट इज 8, आर क्यू का वैल्यू 8 एंड ये जो है पी क्यू का वैल्यू 3x। तो चाहिए था क्या, हम लोगों को चाहिए क्या था, PS फाइंड करना था। तो PS फाइंड करना था, तो PS मतलब QR का इक्वल, तो QR क्या है, ये है QR, तो QR का इक्वल मतलब 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर विल बी आंसर। सेंटीमीटर क्यों है बेटा, सेंटीमीटर क्यों है, 8 यूनिट लिखना है क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं है, यूनिट दिया ही नहीं है कि कितना है, तो फिर यहाँ पे 8 यूनिट लिखना, नहीं तो मार्क्स खत्म। 8 यूनिट लिखना, ठीक है ना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो PQ मेरे को चाहिए ही नहीं था, PQ का जो वैल्यू है ये मेरे को चाहिए ही नहीं था, तो फिर नहीं निकालेंगे, बात खत्म। अब जो है ये 4 पार्ट 2 देखो, 4 पार्ट 2 में क्या बताया गया है, बताया गया है कि चलो अब कर रहे हैं 4 पार्ट 2। 4 पार्ट 2 में देखो यहाँ पे ये एक स्क्वायर है PQRS, भले ही ये देखने में मतलब रेक्टेंगल हो गया, लेकिन इसको तुम लोग क्या देके सोचोगे, यस वेरी गुड, स्क्वायर। अब देखो PR का वैल्यू गिवन है, ये PR, अच्छा मतलब डायगोनल गिवन है, तो PR का वैल्यू जो है ये 5x है भाई। QS मतलब ये वाला जो है इसका वैल्यू गिवन है 9x माइनस 8। अच्छा ये जो है स्क्वायर का एक फंडा है कि डायगोनल्स आर इक्वल, है ना, डायगोनल्स आर इक्वल, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि SQ दैट इज इक्वल्स टू PR, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5x दैट इज इक्वल्स टू 9x माइनस 8। ये जो क्वेश्चन था, है ना, मतलब उल्टा लिखा, मतलब तुम उल्टा लिखना, SQ या फिर QS, यहाँ पे जो है 9x माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू PR का वैल्यू है 5x, तो फिर 9x माइनस 5x दैट इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x दैट इज इक्वल्स टू 8, इसको कैंसिल आउट करो 2, तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो फिर यहाँ पे फाइंड QS चाहिए, QS फाइंड करना है, तो x का वैल्यू 2 आया, तो मेरा QS का जो वैल्यू था वो मेरा है 9x माइनस 8, तो फिर 9x माइनस 8, तो फिर 9 इंटू 2 माइनस 8, 9 2 जार कितना होता है 18 माइनस 8 करो तो आता है 10। अब बारी है कि यूनिट क्या है, यूनिट है नहीं, तो फिर 10 यूनिट ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना, 10 यूनिट ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आया, या फिर यहाँ पे यूनिट लिखना है कि नहीं लिखना है, स्कूल में एक बार पूछ लेना, वहां पे अगर तुम लोगों को बताता है कि हाँ ठीक है लिखना पड़ेगा, तो फिर तुम लोग लिख देना। बात समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी 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 इजी, बस हम जो कर रहे हैं करते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो फिर रेक्टेंगल यहाँ पे है ही, यहाँ पे रेक्टेंगल है ही। BPC ये 124 है, तो फिर ये वाला भी हो जाएगा 124, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अब पूछा नहीं गया है लेकिन हम बता रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अब देखो ये 124 है, तो ये दो एंगल भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 है, 180 से 124 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर वाला मिल गया, इधर वाला मिल गया, तो वही सेम ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट से इधर वाला। चलो अब चाहिए क्या, देखो BAP, अच्छा BAP, ऐसे इसको बाप मत बुलाओ, BAP है, ठीक है, तो BAP जो है तुमको ये वाला एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे एक लॉजिक है, ये जो डायगोनल्स है तो दो डायगोनल्स क्या होता है रेक्टेंगल का, इक्वल होता है। इंट्रो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, अगर इंट्रो वीडियो में पता नहीं किए हो, लॉजिक समझ में नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे सम्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाले जो डायगोनल है, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल इक्वल है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल PBC दैट इज इक्वल्स टू एंगल PCB। क्यों, क्योंकि दो एंगल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब आधा में ही छेद करते हैं, मतलब ये पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो BPC दैट इज इक्वल्स टू एंगल PCB, तो यहाँ पे आ गया PCB। अब क्या हो जाएगा, देखो ये तीनों एंगल को मिला के करो, क्या करोगे 180 करोगे। अब नेक्स्ट बात आता है कि सर ये दोनों इक्वल क्यों कर रहे हो, देखो बेटा कंसेप्ट समझो, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो था हम लोग क्लास 7 में किया था, उसका लॉजिक समझो। ये जो है डायगोनल, ये जो है डायगोनल, तो रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल है, तो इक्वल जो है तो फिर यहाँ पे बीच में कट कर रहा है, ये बीच में कट कर रहा है, और कंसेप्ट क्या है कि डायगोनल जो है ये एकदम बीच में ही कट करता है, मतलब इक्वल, मतलब ये अगर पूरा जो है 10 है तो फिर इसका आधा हो जाएगा 5, इसका आधा हो जाएगा 5। सिमिलरली ये पूरा अगर 10 है, क्योंकि 10 होगा ही, क्योंकि सेम रेक्टेंगल के अंदर दो डायगोनल है, तो दो डिफरेंट साइज का डायगोनल नहीं हो सकता, तो फिर ये अगर पूरा 10 है तो ये भी पूरा 10 होगा, तो ये पूरा 10 है, ये भी पूरा 10 है, जहां पे
कट करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, वो एकदम बीच पे करते हैं, ये कंसेप्ट है। तो फिर इधर हो गया 5 5, इधर हो गया 5 5, तो फिर ये वाले जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल बन गया आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल मतलब क्या है? आइसोसेलिस ट्राइंगल का एक कंसेप्ट है। आइसोसेलिस ट्राइंगल का कंसेप्ट क्या है? ये वाले साइड इक्वल है, तो फिर ये वाला जो है थर्ड साइड है, तो थर्ड साइड मतलब बेस के ऊपर दो एंगल जो बनता है ये हमेशा इक्वल होता है। ये आइसोसेलिस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, पहले किया है, आगे भी जाके बहुत यूटिलाइज करना है। तो फिर यहाँ पे ये बंदा हो गया सेम एंड ये बंदा हो गया सेम, तो फिर ये पूरा जो ट्राइंगल है बन गया आइसोसेलिस। आइसोसेलिस का थर्ड साइड अनइक्वल होता है। एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो फिर ये वाला साइड इक्वल है, तो फिर ये वाला साइड अनइक्वल है। तो कंसेप्ट यहां पे आता है कि अनइक्वल साइड से जो दो एंगल बनता है वो दो एंगल इक्वल होता है। बात समझ में आया? अब मान लो कि आइसोसेलिस तुम बता रहे हो कि सर ट्राइंगल ऐसा है, ये साइड इक्वल है, तो फिर क्या सर ये और ये एंगल इक्वल होगा? क्योंकि ये तो अनइक्वल साइड है, तो अनइक्वल साइड के साथ दो एंगल जो बनता है ये हमेशा इक्वल होता है। तो आंसर विल बी हाँ सर, ये इक्वल होता है, दिस एंगल इक्वल होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो अब चलो कंसेप्ट क्या बताया, आइसोसेलिस ट्राइंगल का यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस के साथ दो जो एंगल होता है ये दो एंगल इक्वल होता है ना। तो फिर ये दोनों एंगल को इक्वल कर दो, दैट मींस x मान लो, ये वाला जो था ऑलरेडी हम लोग के पास गिवन था 124, अब ऐड कर दो, ऐड करके क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। वो वाला भाई साहब क्या होता है, वो वाला भाई साहब ये होता है कि x प्लस 124 अगर सम करते हैं तो फिर वो 180 आता है। तो दैट मीन्स क्या है कि ऑल थ्री एंगल्स मतलब क्या है, ऑल थ्री इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये कंसेप्ट है ना, इसको क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पे ऐड करो तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 124, 124 से 180 तक चलो, इधर 6 उधर कितना 20 30 50, तो 56 हो जाता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करो तो 28 आ जाता है। तो x का वैल्यू कितना है, 28 आ गया सर। अच्छा अब तुम बोल रहे हो कि सर ये 28 आ गया, ये 28 आ गया। हाँ बेटा आ गया। अब तुमको क्या करना है, ये 28 आ चुका है, ये है 124। तो फिर अब ये क्यों निकाले मेरे को, तो सर ये ऊपर वाले चाहिए था, तो फिर ये दोनों को निकाल के हम क्या करेगा, सोचो, आंसर मैंने पूरा ही बता चुका है। अब देखो एक और एक कंसेप्ट है ना, हम लोगों को पता है कि ये जो है राइट एंगल नहीं, ये जो है ट्राइंगल है नहीं है, रेक्टेंगल है। ये जो है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एंगल कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री बनता है। तो यहां से कट करो डायगोनल, ये नीचे वाला मेरा कितना आया, 28 आया, तो ऊपर वाला कितना बनेगा पता है ना, तो 90 माइनस 28, तो फिर एंगल ए बी पी दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 28। तो 90 माइनस 28 करो तो 90 से 20 को सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाता है 70, 70 से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाता है 62, है ना। तो फिर यहाँ पे ये भाई साहब आया 62, ये ऊपर वाले भाई साहब आया 62। तो फिर अब देखो एक और बार चेक करो, ये वाला मेरा आया 62, ये वाला तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, 180 से 124 माइनस करो तो फिर एंगल ए पी बी दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 124 करो तो कितना आ जाता है, 180 से 124 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलरेडी मैंने बताया इधर 6 उधर कितना 50, तो यहाँ पे आ रहा है 56, तो ये वाला कितना आ गया 56। अब तुमको चाहिए था क्या, BAP, तो BAP जो है एक ट्राइंगल है, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो ऐड करके, तो फिर एंगल BAP दैट इज इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा 180 माइनस 56 प्लस 62। तो यहाँ पे ऐड करके कैलकुलेट करके आंसर बताओ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 180 से सब्ट्रैक्ट करो, 6 प्लस 2 यहाँ पे 8 होता है, 5 प्लस 6 कितना होता है, फिर यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा। समझ में आया क्या, हाँ कि ना बोलो, समझ में आया। अब तुम बोल रहे हो कि सर इतना कुछ करना है, अरे देखो बेटा, अब देखो यहां तक ये वाले समझो, हम एक और बार समझा देगा, टेंशन मत लो, कंप्लीट करने दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है बेटा, बहुत अच्छे से समझाया है, एक और बार समझाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो
यहाँ पे क्या है देखो बताए कि ADP, तो ADP मतलब ये वाले एंगल भी ढूंढना था। देखो ADP ढूंढने के लिए मेरे को ये एंगल P पता है, एंगल D चाहिए। अब देखो ये तो पता हो गया, एंगल A मतलब BAP पता हो गया, वो कितना है 62 है। अब क्या है 90 से 62 माइनस करो। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि मेरे को एंगल पता है कि ये जो है पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है। अब क्या करना है, ये भाई साहब कितना है 62, तो फिर 90 माइनस 62, तो फिर एंगल PAD, तो फिर PAD निकाल रहे क्या हो जाएगा 90 माइनस 62, तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 8 उधर 20, तो फिर यहां पे कितना हो जाता है 18 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो फिर ये भाई साहब हुआ कितना 18 डिग्री। अब ऐड कर दो, कितना है एंगल चाहिए क्या ADP चाहिए, ADP इक्वल टू एंगल ADP इक्वल टू 180 से सब्ट्रैक्ट करो किसको 124 प्लस 18 को ऐड करके, तो 180 माइनस यहाँ पे 124 प्लस 18 ऐड करो, 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 6 2 142 हो गया, तो 142 180 माइनस 142, तो 142 से इधर 8 उधर 30, तो फिर आंसर आया 38। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये आया 38 एंड BAP जो है ये आया 62 डिग्री। तो फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आंसर चेक करो, मैंने सही नहीं किया, ठीक है ना? कहां पे मिस्टेक किया? वेरी गुड, यहाँ पे 90 माइनस 62 कितना होता है, यहाँ पे 28 होता है, यहाँ पे कितना सिमिलरली 28, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, तो फिर सिमिलरली यहाँ पे 28। तो अब आंसर चेक कर लो 28 है कि नहीं है, 28 है कि नहीं है चेक कर लो, है ना? समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ये वाला क्वेश्चन एक बार समझ लो। देखो क्या क्या ढूंढना है, ये सेकेंड लॉजिक को मैंने इतना कुछ किया, लेकिन इतना कुछ ना करने के बाद भी पहले ये सेकेंड वाला समझा देते हैं। ये मैंने इतना कुछ किया मतलब सब्ट्रैक्ट किया, ये जो था 90 था, इधर वाले मेरे को मिल गया था, इससे ये सब्ट्रैक्ट किया फिर आया। तो फिर यहाँ पे इतना कुछ ना करके ना देखो AD एंड BC, ये है AD ये है BC, ये है AD ये है BC, और ये जो है एक डायगोनल है ना? तो फिर दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए सिंस बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो फिर देखो ये वाला एंगल B मेरे को पहले निकल गया था, जो कि था X मैंने लिया था एकदम स्टार्टिंग में 28, तो सिमिलरली यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो 28, तो फिर ये वाला काम करने का ही नहीं है, ये है इजी वाले मेथड। कंसेप्ट पता है तो फिर ऐसे कर सकते हो। तो ये क्या है और वाले मेथड। अगर तुमको लगता है कि सर हम ये वाले मेथड में नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन करके करेंगे, तो बेटा करो, लेकिन कैलकुलेशन मेथड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बेटा टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि खामों का टाइम क्यों इन्वेस्ट करें हम, अगर मार्क्स तो सेम ही मिलना है हमको, है ना? तो टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अब देखो इसको एक बार समझो, चलो फिर समझाते हैं। ये जो है हम लोग का एक रेक्टेंगल है, ये जो है दो डायगोनल है, दो डायगोनल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, जो कि आधा आधा हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है 124 डिग्री बताया गया है। तो फिर ये वाला क्या है आइसोसेलिस था, ये वाला आइसोसेलिस था। तो फिर यहाँ पे x लेके मैंने सॉल्व किया, तो फिर ये x का वैल्यू आ गया 28 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? 28 डिग्री आ गया था पहले, उसको साइड में रखो। अब समझो यहाँ पे जो है x प्लस 124 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 180 करोगे तो x का वैल्यू 28 आ रहा है ना, 28 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। देखो ये x अगर 28 आ गया, ये 28 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो होता है 90 होता है ना? तो फिर इधर वाले कितना करेंगे 90 माइनस 28 करेंगे ना, इधर वाले निकल जाएगा। 90 माइनस 28 कितना हो जाता है 62 डिग्री होता है, तो इधर वाले हो गया 62 डिग्री। यहाँ पे 124 गिवन था, तो बाकी बचा बुचा जगह कितना हो जाएगा निकालो। निकालने के बाद दिस प्लस दिस करो, तो हो गया मेरा 180। ये दोनों ऑलरेडी नोन है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ऑलरेडी नोन है, तो फिर ये दोनों से ये वाला निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो ये वाला कितना निकला था मेरे को याद नहीं आ रहा है कितना निकला था, लेकिन शायद ये निकल गया था। फिर से एक और बार करना है बेटा, कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कंसेप्ट को समझो। तो फिर ये निकल गया मेरा। अब ये दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मैंने क्या बताया सेकंड ADP के लिए, ये था लॉजिक।
तो फिर ऑल्टर्नेट एंगल ये ऑलरेडी 28 निकल गया, तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी 28 पुट कर दो क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल है। अब नहीं पता तो फिर तुमको मतलब ये वाला कंसेप्ट अगर पता नहीं है, करना नहीं है ऑल्टरनेट एंगल, तो फिर वही सेम वाला बात, ये 90 से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इधर वाला पता चल जाएगा। तो ये वाला पता है 124 पता है, दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी 28 आएगा। ठीक है ना। अब आई थिंक समझ में आ गया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया उसको धीरे धीरे स्लोली समझो, देखो बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बताया गया है कि ABCD इज अ रोम्बस। ये जो है ये भाई साहब एक रोम्बस है, लेकिन रोम्बस ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन अगर चार साइड सेम होगा वो कैसे भी करके ड्रॉ करें तो वो इक्वल होता है। तो रोम्बस है मतलब ये हम लोग का चार साइड इक्वल है। रोम्बस का कंसेप्ट क्या है एक और बार मेमोराइज कर लो। ये रोम्बस जनरली कैसा होता है, ऐसा होता है रोम्बस। ठीक है ना। और ये जो है डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट हमेशा 90 डिग्री पे करता है। तो ये जो है कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया कि रोम्बस ऐसा दिखता है। ठीक है। चलो ये सारा डायग्राम ऐसे घुमा के देता है ताकि तुमको कंफ्यूज कर सके, तो कंफ्यूज हम लोग नहीं होंगे। तो अब देखो यहाँ से ड्रॉ करो। ये वाला बताया गया है कि 38 डिग्री। ठीक है। उसको लेके चलो, यहाँ से ये डायगोनल को ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला है मेरा 90, तो फिर ये भी है 90, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो चलो एंगल जो है 38 डिग्री, तो यहाँ पे जो है हमको पता है कि 90 डिग्री होगा। ये नीचे समझ में आ रहा है ना, ये नीचे जो है 90 डिग्री है, ये जो है 38। अब बताया क्या है, ACB ढूंढना है। ACB मतलब ये ऊपर वाले ढूंढना है भाई साहब को। तो ठीक है, ऊपर वाले भाई साहब को ढूंढ लेंगे। DAC मतलब इधर वाले भाई साहब को ढूंढना है। अब क्या करना है, ADC मतलब ये वाले भाई साहब को ढूंढना है। ठीक है। चलो ढूंढ लेंगे। अगर B निकल जाएगा तो इसका इक्वल ये हो जाएगा, है ना। तो B और D का एंगल हमेशा सेम होता है, तो चलो निकाल लेंगे। अब देखो पहला जो बात है, ये क्वेश्चन को करने के लिए एक भी लाइन करना नहीं है। देखो कैसे, देखो ABCD है और ये वाला लाइन को बताया गया है कि ये है 38 डिग्री। देखो हम लोगों को पता है ना रोम्बस का क्या होता है, चार साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये चार साइड इक्वल है ना, चार साइड इक्वल है। तो फिर ये वाला दो साइड इक्वल है, दैट मींस AB एंड CB इक्वल है। तो फिर ये क्या हो गया, आइसोसेलिस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों साइड जो है ये दो साइड इक्वल है, तो फिर ये क्या हो गया, आइसोसेलिस का प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है, आइसोसेलिस का प्रॉपर्टी AB एंड CB इक्वल है, तो फिर ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब थर्ड साइड रिलेटेड जो दो एंगल है इक्वल, तो ये अगर 38 है तो फिर ये भी 38 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे कि AB इक्वल टू, यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे कि AB इक्वल टू BC, सो एंगल BAC दैट इज इक्वल्स टू एंगल BCA दैट इज इक्वल्स टू 38 डिग्री। तो ऑलरेडी मेरा ACB ढूंढना था, तो ACB, इसको जो चाहिए वही लिखो, ACB लिखो, दोनों सेम ही बात है, ACB। क्योंकि मैंने बताया था क्लास 7 में आई थिंक कि लाइन्स एंड एंगल्स जो भी चैप्टर है वहां पे सीखे हो। अब ये दोनों मिल गया तो डायरेक्टली B कितना है ढूंढ लो, क्योंकि हमको ADC ढूंढना है, ADC ढूंढना है। तो फिर ये और ये इक्वल होता है, मतलब अपोजिट, ये और ये इक्वल होता है, यहाँ पे ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो फिर इसलिए एंगल B कितना है वो ढूंढ लो। तो एंगल B दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो, 38 प्लस 38, ऐड करो, ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब कितना हो जाएगा बोलो, 104 आया। समझ में आ रहा है। तो फिर एंगल B जो है ये आ गया 104। तो सिमिलरली एंगल D भी हो जाएगा 104। तो मेरा थर्ड भी निकल गया, ये जो था ये 1 था, निकल गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी निकल गया। क्या निकल गया, एंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू एंगल ADC दैट इज इक्वल्स टू 104 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अब देखो तुमको DAC ढूंढना है, DAC मतलब ये वाला ढूंढना है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये दो पैरेलल है, तो दो पैरेलल में अगर एक ट्रांसवर्सल है तो फिर ये क्या हो जाता है, दिस इक्वल टू दिस होता है ना। तो फिर ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड है, तो दैट मींस ये वाला 38 है तो फिर ये वाला 38 हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। और फिर सिमिलरली ये वाला इक्वल टू ये वाला होता है, एंड देन
ये वाला भी इक्वल हो जाता है। तो फिर नॉर्मल लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं कि ये जो 38 है यहां पे भी ये 38 ही होगा, है ना, ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है ना। अब ADC ट्राइंगल में अब अगर तुमको लग रहा है कि सर ये दोनों ऑल्टरनेट है तो फिर ये दोनों भी ऑल्टरनेट होगा, लेकिन बेटा ऐसा रूल नहीं है। मतलब ये जो है ऐसा रूल नहीं है। ऐसा अगर है मतलब ये AB और DC ये जो है मान लो पैरेलल मतलब ट्रांसवर्सल है, तो ऐसा रूल यहाँ पे नहीं है कि मतलब ये वाला और ये वाले का रूल नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ये दोनों को इक्वल लिख नहीं सकते, रूल ऐसा नहीं है। रूल कैसा है, रूल कैसा है, तुमको दिस इक्वल टू दिस है तो फिर ये इक्वल टू ये है, दैट मींस ये 38 है तो ये भी 38 है। अब क्या करना है, अब और कुछ नहीं, अब नंबर 2 कर रहे हैं। देखो सिंपल सा एक ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में ही है तो फिर 180 से ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर एंगल DAC निकालना है ना। एंगल DAC दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 104 प्लस 38 कर लो। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 38 डिग्री। घूम फिर के बेटा वही आंसर आएगा। तो ये वाला एंगल जो है ये 38 डिग्री आ रहा है, घूम फिर के आंसर वही आएगा। लेकिन बेटा एक बात को समझना है, अगर यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली ये वाला ना दिखा के तुम लोग डायरेक्टली 38 लिख दोगे ना, तो चांसेस है कि टीचर मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसा लॉजिक है ही नहीं, ऐसा लॉजिक है ही नहीं कि ये दो लाइन अगर पैरेलल है, इसके यहाँ पे अगर ट्रांसवर्सल है कि दिस इक्वल टू दिस होता है, ऐसा लॉजिक है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट उल्टा वाला साइड का लॉजिक है। क्या साइड का लॉजिक है, ये वाला इक्वल टू ये वाला, इसके साथ इसका रिलेशन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो फिर हम लोग वो ट्राइंगल से निकाल लेंगे। कुछ नहीं बेटा, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। कंसेप्ट यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं है, वही बचपन का, वही क्लास 7 का, वही सेम लॉजिक लगा रहे हैं, सेम लॉजिक लगा रहे हैं कि आइसोसेलिस, सेम आइसोसेलिस का लॉजिक लगा रहे हैं, एंगल्स वहां पे जो सीखा था सेम वैसा ही सब कुछ हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे कि ये नहीं है वो नहीं है, बस बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर कहीं पे भी कोई भी अगर डाउट्स आ रहा हो ना तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, जरूर कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई देंगे। क्योंकि मेरा मिशन और विजन तुम लोगों को पता है ना, बहुत बार मैंने बताया है, तो वो तुम लोगों को पता है। तो तुम लोग करोगे क्या, उसके बेसिस पे अगर कमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब दिमाग में ऐसा तुम लोगों को चल रहा है कि कमेंट करेंगे सर, रिप्लाई देंगे कि नहीं देंगे, बेटा तुम कमेंट कर दो। अब देखो हम रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं, पहले तुम करो कमेंट। अगर तुम्हारा डाउट जो है वो कमेंट करो, फिर देखो उसका रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है। जरूर मिलेगा, ये मेरे से 200% गारंटी के साथ हम कहते हैं, जरूर देंगे। चलो फिर, डाउट क्लियर करना मेरा फर्ज है बेटा। एक टीचर का फर्ज होता है कि बच्चे का डाउट क्लियर करे। कोई भी टाइप का डाउट क्लियर करो। मेरे से क्लास कर रहे हो तो डाउट क्लियर करवा लेना मेरे से, ठीक है ना। डाउट्स हो रहा होगा और यहाँ पे यूट्यूब में देख रहे हो कि मैंने दिया है तो एक दिन बीत गया लेकिन तब भी रिप्लाई नहीं मिला, इंस्टाग्राम में DM करो, ठीक है ना। वहाँ पे DM करोगे तो हम डेली चेक करते हैं। यूट्यूब का शायद कमेंट्स हम मतलब भले ही डेली चेक नहीं करते लेकिन एक बार में चेक कर लेते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम का डेली चेक करते हैं। वहाँ पे डेली मैसेजेस आते हैं, डेली हम डाउट्स क्लियर करते हैं। तो तुम भी करो, ट्राई करो, देखना होगा, मिलेगा बेटा। ट्राई करना है कि नहीं, बोलो। चलो आगे चलते हैं। ये ADC मतलब DAC भी हो गया, तो चलो फिर तीनों मिल गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। देखो बेटा, मजा तभी आता है जब क्वेश्चन समझ में आता है, और मजा तब आता है, सेकंड मजा तब आता है जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ग्रैब कर लोगे, प्रैक्टिस करके ग्रैब कर लोगे और फिर एग्जाम में मार्क्स लाओगे। तुम खुद सॉल्व करके मार्क्स लाओगे। हम मेरे को रेंट पे तुम लेके नहीं जाओगे कि सर अब चलिए मेरे बगल में आप बैठे रहिएगा कि हम अब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आप कर दीजिएगा, समझा दीजिएगा, हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर ऐसा नहीं होगा। रेंट पे मतलब तुम हमको लेके नहीं जा सकते हो। तो फिर प्रैक्टिस तुमको करना है बेटा, ठीक है ना। नेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। वहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं लेकिन मैच पे जाके तुमको ही खेलना है, ग्राउंड पे तुमको ही खेलना है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताया कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस अगर ड्रॉ किया हुआ नहीं है तो फिर हम जैसे सिखाया है ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। और BC है तो फिर ABCD बताए तो चलो कर दो BCA। अच्छा ये वाला
कितना है 35 डिग्री। चाहिए क्या, खुद निकाल सकते हो बेटा। अगर रोम्बस ऐसे ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा है, समझने में अगर दिक्कत हो रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था ना वैसे सोचो। ये जो है इसको ऐसे सोचो, ए बी सी डी ऐसे सोचो, ये ए बी सी डी है, रोम्बस है मतलब चार साइड सेम है, यहाँ पे ए सी डायगोनल ड्रॉ करो। अब देखो यहाँ पे तुमको ये वाला गिवन है 35। अब सोचो लास्ट वाला डायग्राम के साथ इस वाले डायग्राम का क्वेश्चन मैच करवा दिया है। अब सोचो क्या करोगे, कैसे, ये इक्वल है लग रहा है, तो फिर ये 35 है तो इधर भी 35 होगा, देख के समझ में आ रहा है ना। अब देखो तुमको ढूंढना क्या है, ए डी सी, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट में ही क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, इधर का कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, चलो फिर बनाओ। अरे ए डी सी ढूंढना है तो बहुत सिंपल है, तो ये बी ढूंढो। अगर आ नहीं रहा तो बेटा क्या बताए, लास्ट क्वेश्चन ठीक से समझे नहीं हो, अगर ये वाला क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहा तो फिर लास्ट क्वेश्चन तुम नहीं समझो। देखो बेटा ये दोनों है तो फिर ये निकाल लो ना, ये निकालोगे तो बी और डी तो इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू ईच अदर हमेशा क्वाड्रिलेटरल में। तो फिर यहाँ पे क्या है, एंगल बी दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35 प्लस 35, तो कितना हो जाता है 35 प्लस 35, 180 माइनस यहाँ पे 70 कर दो, तो 80 70 इधर है 30 उधर है 80, 80 प्लस 30 कितना हो जाता है 110 होता है ना। तो फिर ये हो गया 110, तो फिर एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 110 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 110 है तो फिर ये भी 110 हो जाएगा। बात को समझो, आंसर चेक करके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट को समझो पहले, आंसर चेक करने से भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे। PQRS इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट M। तो पैरेललोग्राम बताया तो फिर चलो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, डायगोनल से इंटरसेक्ट। अच्छा चलो डायगोनल को इंटरसेक्ट करवा दिया। ये क्या बताया PQRS, तो चलो PQRS नेमिंग कर दो। अब क्या है बताया, क्या है देखो PMS इज 54 P, अच्छा यहाँ पे M है। अब क्या बताया PMS मतलब ये वाला एंगल कितना बताया 54। अब क्या है QSR मतलब ये वाला एंगल बताया कितना है 25। अब SQR ये वाला एंगल कितना बताया 30 डिग्री। RPS ढूंढना है, RPS मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। कैसे समझो इस बात को, इधर 54 है, हम ग्रीन से कर रहे हैं, इधर 54 है, दैट मीन्स इधर भी 54 होगा, है ना। तो ये वाले ट्रायंगल का R मेरा निकल जाएगा, ये छोटा वाला मेरा निकल जाएगा, और ये जो है पैरेललोग्राम है तो SR पैरेलल टू PQ, तो फिर ये R का इक्वल ये है, तो फिर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलो तो मैंने एक और बार बता रहा है, क्या बताया 54 इक्वल टू 54, क्यों, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, 54 से 54, तो ये वाला निकलेगा। तो फिर एंगल QRM इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 से सब्ट्रैक्ट करो 30 प्लस 54, तो यहां पे कितना हो जाएगा 180 माइनस 4 5384, तो 180 से 84 को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 96 आ रहा है। तो ये R जो है 96, तो यहाँ पे भी एंगल जो चाहिए हम लोग को RPS दैट इज इक्वल्स टू 96 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलो चलते, तो RPS निकल गया 96 डिग्री, ठीक। अब चलो, अब एक और बार कंसेप्ट पे ध्यान दो। देखो ये वाला पूरा जो है तुमको चाहिए क्या, वो देखो PRS दैट मीन्स ये वाला एंगल चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो देखो ये वाला एंगल करने के लिए 25 गिवन है, ये चाहिए, तो अगर ये वाला निकाल लेंगे तो फिर इजी रहेगा, तो ये वाला इजी निकल जाएगा। ये पूरा कितना है 180 है,
तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये वाला निकल जाएगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो फिर निकाल लो एंगल SMR दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54। तो 180 से 54 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाता है, 50 सब्ट्रैक्ट करो, 180 से 50 सब्ट्रैक्ट करो तो आता है 30, 30 से अगेन 4, तो यहाँ पे कितना आता है 126 डिग्री आ रहा है। तो फिर ये वाला जो M है ऊपर वाला ये हो गया 126 डिग्री। तो देन एंगल जो चाहिए वो वाला PRS देखो PRS दैट मीन्स ये वाले एंगल चाहिए। तो फिर 180 माइनस दोनों को ऐड कर दो 25 प्लस 126। अब आंसर बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पे 29 आ रहा है, तो यहाँ पे R जो है 29 आ गया, तो मेरा सेकेंड भी मिल गया। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आ रहा है। अब चलो ये M का वैल्यू हम ये ऊपर लिख रहे हैं 126। अब नेक्स्ट चाहिए क्या, पहले चाहिए क्या वो ढूंढो, फिर कैसे निकालेंगे वो बात का बात है। कैसे, क्या चाहिए, PSR ये पूरा चाहिए, PSR ये पूरा चाहिए, तो आधा तो मेरा गिवन है 25। अब ये वाला एंगल इजी निकल जाएगा, तो पहले वो ढूंढो। नंबर 3 का करते हैं एंगल PSM। तो PSM कितना हो जाएगा, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो 54 प्लस 96। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री आएगा, लेकिन ये करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा देखो इधर 30 लिखा हुआ है, तो फिर ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा, तो फिर ये दोनों इक्वल है, तो आंखें बंद करके हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। क्या लिख सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल लिख सकते हैं ना, कि RQS दैट इज इक्वल्स टू PSQ, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं ना। तो फिर ये वाले निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये वाले कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब जो है ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, आंसर विल बी सेम। अब जो है PSR चाहिए था, तो एंगल PSR दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 30 करो तो आंसर सेम आ जाता है 55 डिग्री। चेक कर लो, ये जो है 1 2 3 ये क्या बताया था, ये पार्ट 3 का और ये 3 का और बताया, और ठीक है ना, मतलब मेथड और बताया, ठीक है ना। ऐसे भी 30 होगा, ऐसे भी 30 होगा, क्योंकि ये एंगल सेम है। बात को समझो, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो प्रूविंग सम है, 10 में भी प्रूविंग सम, 11 में भी प्रूविंग सम, तो यहां से प्रूविंग सम चालू होता है। तो यहां पे चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। अच्छे से कंसेंट्रेट करना, अच्छे से समझना, ठीक है, चलो।